प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। थ्योरी ऑफ जस्टिस की स्टार्टिंग करने से पहले हमें जानना होगा कि प्लेटो ने व्यक्ति के बारे में क्या विचार दिए हैं। जब हम व्यक्ति के बारे में जो भी विचार हैं उनको जान लेंगे तो हमें प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो न्याय सिद्धांत है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हमें जानना होगा कि प्लेटो का व्यक्ति क्या कहता है। प्लेटो का जो व्यक्ति है, प्लेटो बताते हैं कि जो आत्मा है यानी कि सोल है, आत्मा के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? एक होता है रीजन यानी कि जिसे विवेक कहा जाता है, एक होता है करेज जिसे साहस कहा जाता है, और एक होती है एपेटाइट जिसे तृष्णा कहा जाता है। प्लेटो कहता है जिस तरह आत्मा के 3 गुण हैं उसी तरह व्यक्तियों के भी 3 ये गुण पाए जाते हैं। जिसमें विवेक पाया जाता है वो व्यक्ति होगा शासक, जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है। जिसमें साहस पाया जाता है वो होगा सैनिक, और जिसमें तृष्णा पाई जाती है वो होगा उत्पादक वर्ग। ये प्लेटो बताते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये थोड़ा ओवरव्यू किया है। और प्लेटो कहता है कि व्यक्ति का विराट रूप ही राज्य है। व्यक्ति का जो विराट रूप कैसे है, यानी जो व्यक्ति विवेक प्रधान है तो वो शासक बनेगा, और साहस प्रधान है वो सैनिक बनेगा, और जिसमें तृष्णा या इच्छा प्रधान है वो उत्पादक बनेगा। तो ये शासक, सैन्य और उत्पादक, ये तीनों मिलके किसको बना रहे हैं? स्टेट को बना रहे हैं दोस्तों। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनका ही विराट रूप ही तो राज्य होगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य का जो निर्माण है वो ओक के वृक्ष से नहीं होता। इनकी पेड़ों से राज्य नहीं बनते। राजा बनते हैं व्यक्तियों के चरित्र से, यानी कि जिस चरित्र के लोग राज्य में ज़्यादा होंगे उसी चरित्र के लोग बनेंगे। अब प्लेटो कहते हैं कि शासन क्या है? एक कला भी है। शासन एक कला है, इसमें हर कोई व्यक्ति है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ना उत्पादक ना सैन्य। जबकि शासन जैसे आर्ट है तो वो रीजन प्रधान यानी कि विवेक प्रधान जो व्यक्ति है वो इस शासन को, कला को कंप्लीट कर पाएगा, जो फिलोसफर किंग होगा। अब प्लेटो के विचार में अब हम आते हैं न्याय सिद्धांत पे। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो क्या कहता है? प्लेटो कहता है जो ये तीनों वर्ग हैं, कौन कौन से? नंबर 1 जो रीजन वाला यानी कि फिलोसफर किंग का जो कंसेप्ट है, फिलोसफर किंग जो दार्शनिक राजा है, जो सैनिक है, और जो उत्पादक वर्ग है, ये तीनों अपने जो इनके लिए दायरे बनाए गए हैं, अपने जो दायरे बनाए गए हैं उन दायरों में रह के कार्य करेंगे। यानी कि फिलोसफर किंग है वो अपनी चरम स्थिति में होगा कि एक अच्छा राज्य कैसे, आइडियल स्टेट कैसे बनाया जाए। सैनिक वर्ग वो राज्य की रक्षा में समर्पित रहेगा। उत्पादक वर्ग वो राज्य की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में लगा रहेगा। तो प्लेटो कहते हैं ये अपने अपने दायरे में रह के अलग अलग कार्य करेंगे। यही प्लेटो का न्याय है। प्लेटो बोलता है कि न्याय है, प्लेटो के 2 स्तर पर न्याय बताता है। प्लेटो एक तो कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि उत्पादक वर्ग है वो यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। उत्पादक वर्ग है फिलोसफर किंग की जो भी कार्य है उसमें प्रॉब्लम नहीं डालेगा। सैनिक वर्ग है वो ना तो उत्पादक वर्ग को परेशान करेगा और ना ही इनको परेशान करेगा, यानी कि हर अपने अपने दायरे में रह के कार्य करेंगे। और फिलोसफर किंग है फिलोसफर किंग ये है कि ये चीज़ देखेगा कि सैनिकों के माध्यम से कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। यानी कि समाज में जो तीनों वर्ग दिए गए हैं, इन तीनों वर्गों के कर्तव्यों का जो निष्पादन है, यानी एक दूसरे के कार्यों का जो हस्तक्षेप नहीं करना है, वो सामाजिक स्तर पर है। तो एक तो व्यक्तिगत स्तर पे हो गया कि अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसमें चरम सीमा में यानी कि सर्व स्पेसिफिक रहेंगे। दूसरा वो है जो राज्य यानी कि सामाजिक स्तर पे है, जिसमें कोई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि स्वहित के कार्य में ही ध्यान लगाएंगे ताकि सामाजिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ा ना जा सके। अब प्लेटो का जो टाइम था, प्लेटो एक यूनानी विचारक है। तो तत्कालीन जो यूनान में था उसमें कुछ विचारधाराएं चलती थी जिसमें सोफिस्ट मुख्य विचारक थे। सोफिस्ट थे और सोफिस्टों का न्याय सिद्धांत
ये हमें जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो हीरो है वो सोक्रेटिस है, सुकरात है। यानी कि प्लेटो का जो प्लेटो की जो लेखन पद्धति थी वो एक डायलॉग फॉर्म थी। डायलॉग यानी कि तर्क वाद विवाद पद्धति थी, जिसमें सोफिस्टों से क्वेश्चन किए जाते हैं और अंततः उनका आंसर है वो लास्ट में, यानी कि उनके जो तर्क थे, सोफिस्टों के जो तर्क थे उनको सुकरात है वो खारिज करता है, सुकरात खारिज करता है। ये जो नायक है वो सोक्रेटिस है प्लेटो का। अब देखते हैं कि किस तरह खारिज करता है। सोफिस्ट कौन थे उनके बारे में हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। सोफिस्ट जो विचारधारा है वो 500 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, जब यूनान में लोकतंत्र था। ये जो लोग थे ये व्यक्तिवादी थे, ये अणुवादी लोग थे और ये भौतिकतावाद में विश्वास करते थे। और इनका मानना था कि न्याय क्या है, न्याय यानी कि सत्य, ये दोनों क्या है, सापेक्ष चीज़ है। यानी कि ये चीज़ एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। वहीं सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्लेटो या सोक्रेटिस, इनके जो न्याय सिद्धांत है इनमें यह है कि ये मानते हैं कि जो सत्य या न्याय है वो एब्सोल्यूट है। ये क्या है, ये निरपेक्ष है, ये कंप्लीट है। कोई चीज़ सापेक्ष होने का अर्थ है कि सापेक्ष वो होती है कोई देश, काल और परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन के अनुसार कोई चीज़ बदलती रहती है, तो वो तो है न्याय। लेकिन ये कहते हैं न्याय एक एब्सोल्यूट टर्म है जो कभी बदलाव नहीं हो सकता, उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हम करते हैं, अब हम लेते हैं कि पहला सोफिस्ट विचारक कौन है। जो फर्स्ट सोफिस्ट जो विचारक है उसको लेते हैं, या पहला लेते हैं कैलिफस को। कैलिफस बताता है, कैलिफस कहता है कि कैलिफस की जो न्याय सिद्धांत की जो व्याख्या है वो कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना, जो भी कर्ज, ऋण या कर्ज, जो मूल जो कहीं से लिया गया है, ब्याज जो लिया है, कर्ज चुकाना, या कुछ भी हो सकता है, कोई कार्य के संदर्भ में भी हो सकता है। ठीक है, वो न्याय है, यानी कि सत्य बोलना और कर्ज चुकाना। दोस्तों ध्यान दीजिए वर्ड पे, सत्य बोलना और कर्ज चुकाना न्याय है। अब हम तो यहाँ जो कैरेक्टराइज यानी कि इसका जो आंसर देता है, आंसर कौन देता है, आंसर देता है सोक्रेटिस। जो कैरेक्टर है इसका प्लेटो का, सोक्रेटिस कहता है कि देखो कैलिफस, कि सत्य बोलना यानी कि हर परिस्थिति में इंसान कभी सत्य नहीं बोल सकता। जैसे यूँ मान के चलिए कि एक ईमानदार साहूकार है, एक ऑनेस्ट या ईमानदार साहूकार है या बनिया है, उसके पीछे मान लीजिए डाकू पड़े हैं, उसके पीछे डाकू हैं जो इसको लूटना चाहते हैं, लेकिन ये बनिया भाग के और आपके घर में आ जाता है और यहाँ छिप जाता है यहाँ आके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि ये जो बनिया है ये बहुत ईमानदार है और इसने जो भी पैसा कमाया है बहुत ईमानदारी मेहनत करके जीवन भर की कमाई है वो इसके पास अभी पोटली के अंदर है, और डाकू चाहते हैं कि बनिया को मार के वो लूट लिया जाए। अब डाकू आपके घर पे आके पूछते हैं कि क्या बनिया यहाँ आया था, तो आप क्या जवाब दोगे? ये जो क्वेश्चन था ये कैलिफस से पूछते हैं सोक्रेटिस। वो बोलते हैं कि इस सिचुएशन में कि आप जानते हो कि बनिया ईमानदार है, उसके सारे जीवन की मेहनत है, क्या आप सत्य बोलोगे? क्योंकि वहाँ उसके जीवन का मोल लग रहा है, उसे मार दिया जाएगा, उससे पैसे छीन लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या इंसान सत्य बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ठीक है, ये पहला तर्क था। अब दूसरे तर्क को खारिज कैसे करते हैं? दूसरा तर्क ये है कि ऋण चुकाना कैसे है, ऋण चुकाना या कर्ज चुकाना कैसे है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं।
ऋण चुकाना या कर्ज चुकाना या कोई चीज़ मोड़ना, ठीक है, मोड़ना वो न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं, यानी कि सोक्रेटिस कहते हैं कि कैलिफस मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, उससे आपने चाकू उधार लिया, आपने एक चाकू उधार लिया था उस दोस्त से, मान लो, और कुछ समय पहले की ये बात। अब क्या है, थोड़े टाइम बाद मान लो कि आपका ये दोस्त है वो मानसिक रूप से पागल हो गया है, यानी कि काटने को दौड़ता है हर परिस्थिति में, ठीक है, काटने को दौड़ता है, मानसिक रूप से पागल हो गया है, आते जाते व्यक्ति पे हमला करता है, किसी भी चीज़ का जो भी उसके हाथ में आए। तो क्या आपने जो चाकू लिया था उससे जो काम निकाल लिया है, क्या आप इस दोस्त को चाकू देने वापस जाएंगे या चाकू वापस करोगे इसको? तो यदि आप चाकू वापस करोगे तो यह अन्य लोगों को या आपको भी या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या आप इसको चाकू दोगे? नहीं दिया जा सकता। तो ये बोलते हैं, सोक्रेटिस कहते हैं कि हर परिस्थिति में ऋण चुकाना न्याय नहीं हो सकता, कर्ज चुकाना न्याय नहीं हो सकता। तो इस तरह कैलिफस के जो भी तर्क थे उनको जो सोक्रेटिस है वो खारिज करते हैं, सुकरात है वो खारिज करते हैं। अब जो सेकंड जो करेक्टर है वो है पॉलीमार्कस के बारे में क्या है? पॉलीमार्कस अपनी जो लाइन कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार, यही न्याय है। यानी कि शत्रु के साथ शत्रुता का, मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार, यही न्याय है। तो अब होता क्या है? अब होता ये है कि अब सोक्रेटिस इस तर्क को कैसे खारिज करते हैं? सोक्रेटिस कहते हैं कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता। अब वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, सुकरात पॉलीमार्कस से काउंटर क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलीमार्कस, क्या प्लीज़ मुझे ये बताओ कि क्या कोई इंसान गलती कर सकता है? क्या कोई इंसान गलती कर सकता है? मुझे ये बात बताओ कि क्या कोई इंसान गलती कर सकता है? तो पॉलीमार्कस कहता है जी हाँ, कोई इंसान गलती कर सकता है। तो मुझे ये बताओ कि इंसान शत्रु को कैसे चूज करेगा? यदि कोई इंसान शत्रु को चूज कर लेता है, हालांकि यह मान लेता है कि यह मेरा शत्रु है और मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन जो शत्रु व्यक्ति है उसके मन में आपके प्रति दोस्ती की भावना है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो आपका दोस्त हुआ जिसे आप नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। यानी कि जो आपका मित्र है उसके साथ आप शत्रु का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कभी न्याय नहीं हो सकता। यानी कि गलती इंसान कर सकता है। तो मान लीजिए तो आपने अपने जो शत्रु और मित्र को पहचानने में गलती कर दी, तो आपको हर्जाना यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह प्लेटो है वो इन तर्कों को खारिज करते चले जाते हैं, जो पॉलीमार्कस का और कैलिफस का दोनों का तर्क खारिज कर दिया। और सबसे जो महान सोफिस्ट जो थ्रेसिमैक्स थे, थ्रेसिमैक्स जिन्हें सबसे महान सोफिस्ट के रूप में जाना जाता है, और थ्रेसिमैक्स रेडिकल सोफिस्ट माने जाते हैं। थ्रेसिमैक्स हैं वो रेडिकल सोफिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, थ्रेसिमैक्स का क्या कहना है? थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि न्याय यानी कि अन्याय जो है, ये इनके जो तर्क हैं वो ऐसे तर्क हैं जो सोक्रेटिस पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि अन्यायी होना न्याय से ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि ज़्यादा अच्छा है। अन्यायी होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अन्यायी होना न्याय से ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मान लीजिए कैसे, यानी कि कोई व्यक्ति है। अब ये थ्रेसिमैक्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्यायी होगा, यानी कि जो चोर, लुटेरा, जो करप्ट होगा, डाकू,
कोई भी करप्ट जो व्यक्ति होगा, वो जो न्यायी व्यक्ति है, जो पूरे जो कानून का पालन करता है, रूल ऑफ लॉ का या अन्य सभी चीज़ों का जो पालन करता है, जो कानूनों का पालन करता है, उसकी बजाय यह जो अन्यायी व्यक्ति है, चोर लुटेरा, जो करप्ट है, जो 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 सत्ता में भागीदार जो है, नेता है, ये लोग अन्यायी हैं। ये क्या है, ये ज़्यादा अच्छी जीवन जिएंगे, क्योंकि ये जो इनके जो काले धंधे हैं या जो मुनाफाखोरी है या जो भी ये जो घपलाबाजी करते हैं, ठीक है, इन सभी से ये पैसा बनाते हैं और अपने जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसमें अनाप शनाप पैसा होता है। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये ज़्यादा सुखी है, जो अन्यायी व्यक्ति है वो ज़्यादा सुखी है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं, तो वो तो सुखी नहीं है, वो तो इतना सुखी नहीं है, वो मोस्टली गरीब लोग हैं, जो मोस्टली गरीब लोग हैं। तो एक चीज़ हमें यह याद रखनी होगी कि जो थ्रेसिमैक्स है, थ्रेसिमैक्स का ये जो अन्यायी होना और न्यायी होना ज़्यादा अच्छा है, इस कंसेप्ट को थ्रेसिमैक्स का पॉलिटिकल एमोरलिज्म ना कहते हुए इसे पॉलिटिकल इमोरलिज्म का कंसेप्ट कहते हैं। इमोरलिज्म देखो, दो कंसेप्ट है, पॉलिटिकल एमोरलिज्म, पॉलिटिकल इमोरलिज्म। एमोरलिज्म वो है जो कंसेप्ट ये मानता है कि जो न्याय है, यानी कि जो जस्टिस है, जस्टिस की कोई परिभाषा नहीं है, जस्टिस की कोई डेफिनेशन नहीं है। इमोरलिज्म कंसेप्ट है वो ये मानता है कि जो न्याय है उसकी एक विशिष्ट परिभाषा तो है, डेफिनेशन तो है, लेकिन न्याय को फॉलो नहीं करना है। ये जो बात है, जो अन्यायी होना न्यायी होने से ज़्यादा अच्छा है, अन्यायी होना न्यायी होने से ज़्यादा अच्छा है। न्यायी यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, या अन्यायी जो कानून का पालन नहीं करते हैं, तो ये पॉलिटिकल इमोरलिज्म को डिनोट करता है। ये कहता है कि जो न्याय की परिभाषा तो है, न्यायी होना तो है, लेकिन जो अन्यायी है, जो रूल का फॉलो नहीं करते, जो कानूनों का पालन नहीं करते, वे ज़्यादा सुखी हैं। ओके, अब बोलते हैं, अब वो कहते हैं दूसरा जो थ्रेसिमैक्स का तर्क है, एक और थ्रेसिमैक्स का नया तर्क है। थ्रेसिमैक्स ये कहते हैं कि जो अच्छा जीवन क्या है। थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि सोक्रेटिस, मैं बताता हूँ कि अच्छा जीवन क्या है। अच्छा जीवन वो जो लिमिटलेस है, यानी कि बाधा रहित है, नियंत्रण रहित है। अच्छा जीवन वो होता है जो बाधा रहित होता है, नियंत्रण रहित होता है। अच्छा जीवन वो होता है जो बाधा रहित होता है, नियंत्रण रहित होता है। दूसरी लाइन ये बताते हैं कि शक्तिशाली, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, शक्तिशाली का जो हित है वही न्याय है। यानी कि राज्य में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही उतना न्यायी कहलाएगा। यानी कि उसके जो हित हैं, हितों का जो पक्ष पोषण करने की जो प्रक्रिया है वो न्याय है। और अच्छा जीवन वो है जो लिमिटलेस है, बाधा रहित है। तो इन तर्कों को जो थ्रेसिमैक्स हैं वो कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है, राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली व्यक्ति कानून का निर्माण करता है, कानून का जो निर्माण है, यानी कि जो राजा होता है वो कानूनों का निर्माण करता है। और किस पे लादता है कानून, जो क्रियान्वयन किस पे किया जाते हैं, सामान्य प्रजा पे किया जाते हैं, यानी सामान्य जनता पे, सामान्य प्रजा पे कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन राजा जो है वो कभी भी रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता। रूल ऑफ लॉ, राजा के लिए कोई नियम नहीं है, राजा तो नियमों से ऊपर है। राजा तो कानूनों का निर्माण करता है ताकि सामान्य जनता पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो देखो कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है, जो राजा है, यानी कि जो राजा है उसी का ही तो हित है, क्या है, न्याय है, उसी का ही हित है वो न्याय है।
तो यानी कि ये कहते हैं कि जो राजा है, राजा स्वयं तो अन्यायी यहाँ प्रतीत हो रहा है। राजा स्वयं तो अन्यायी है, लेकिन जो प्रजा है, प्रजा न्यायी है, क्योंकि प्रजा राजा के बनाए हुए कानूनों का पालन कर रही है, तभी प्रजा क्या है, न्यायी है। राजा खुद क्या है, अन्यायी है। तो ये जो कंसेप्ट जो था। दूसरा, यानी कि इस प्रकार राजा पे कोई लिमिट नहीं है, राजा पे कोई लिमिट नहीं है। राजा का मानना, राजा का जो अच्छा जीवन है उसी का पक्ष पोषण ये कर रहा है कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसी का ही हित न्याय है। चलिए अब सोक्रेटिस आते हैं, अब सुकरात आते हैं। सुकरात अब इन चीज़ों को काउंटर करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि यदि राजा अन्यायी हो जाएगा, राजा कानूनों का पालन नहीं करेगा और प्रजा पे जो हर कार्य थोप दिए जाएंगे, यदि यूँ मान के चलो कि यदि प्रजा जो न्यायी है अभी तक, जो जस्टिस का फॉलो कर रही है, या कहीं ना कहीं जो राजा भी कहीं ना कहीं जस्टिस का फॉलो करते हैं, यदि दोनों ही जस्टिस को यानी कि न्याय को फॉलो करना बंद कर दें, जो रूल ऑफ लॉ है, जो नियमों का पालन करना बंद कर दे, तो क्या होगा कि हर व्यक्ति अन्याय की ओर चला जाएगा। यानी शक्तिशाली का हित न्याय है तो एक जो हट्टा कट्टा जो मजबूत आदमी है वो दुबले पतले आदमी को तो ऐसे ही मार देगा। तो इस तरह जो साम्राज्य जो है, यानी कि जो सिटी स्टेट है, उसमें तो अराजकता आ जाएगी और सभी हर व्यक्ति अपनी जो लाइफ के जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं अपनी लाइफ के, वो हर कोई व्यक्ति है वो जो आज़ाद रह के या स्वतंत्र रह के कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो मत्स्य न्याय आएगा उससे तो लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो लोग, हर कोई व्यक्ति है वो अपने ऑब्जेक्टिव का जो अपने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लेटो कहते हैं, जो यानी कि सोक्रेटिस कहते हैं कि नहीं, यानी कि जो मत्स्य न्याय जैसी व्यवस्था, यानी कि हर कोई व्यक्ति यदि अन्यायी हो जाएगा, अन्यायी का जो जीवन सबसे बेहतर, जो थ्रेसिमैक्स बताते हैं, अन्यायी व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं होता, इससे अराजकता आ जाएगी, हर कोई काला धंधा, कालाबाजारी यानी कि वो सब करने लगेगा। तो राज्य नामक जो व्यवस्था है वो नहीं चलेगी। इसलिए लोगों पर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जिस तरह एक डॉक्टर अपने जो पेशेंट है उसको ना तो अधिक डोज देता है ना कम डोज देता है, वो उतनी डोज देता है ताकि उसका मरीज है वो ठीक हो सके। तो एक ऐसा नियंत्रण राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि वो, यानी कि एक ऐसा नियंत्रण जो न्याय के द्वारा, न्याय को फॉलो करके किया जा सकता हो, ताकि व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी रहे और सुचारू रूप से चालू रहे। तो इस प्रकार ये जो कुछ काउंटर क्वेश्चन थे, ये थ्रेसिमैक्स और इसके प्लेटो यानी कि सोक्रेटिस के थे। अब हम दोस्तों करते हैं ग्लूकोन दोस्तों, जो प्लेटो का छोटा भाई था। ग्लूकोन कहता है कि मनुष्य जो जस्टिस है वो, जो न्याय है वो मनुष्यों के जो परस्पर जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है, उसका एक परिणाम है, परस्पर एग्रीमेंट है उसका परिणाम है। और न्याय जो असक्त व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता है, कमज़ोर व्यक्तियों की उनकी आवश्यकता है। और जो ग्लूकोन की जो मान्यता है, अब देखो कमज़ोर की आवश्यकता है, अब देखो, और ये जो कमज़ोर व्यक्ति ये परस्पर समझौता करेंगे और एक स्टेट का निर्माण करेंगे, एक सोशल एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये चीज़ देखो कि असक्त व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बताता है जो होब्स का जो थ्योरी ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हमें नज़दीक ले जाता है। होब्स कहता है कि जो प्रारंभिक अवस्था थी जहाँ व्यक्ति जो स्वभाव से बड़ा डेंजर है, ख़तरनाक है, और जो कि राज्य नामक व्यवस्था है उसको बनाने के लिए पहले मत्स्य न्याय था
यानी कि जो मजबूत था वो जो कमज़ोर है उसको मार देता था। इसलिए हर किसी का जीवन खतरे में पड़ गया, यानी कि कौन किसको मार दे कुछ पता नहीं था, और किसकी संपत्ति कब लुट जाए किसी को कोई आइडिया नहीं था, कब कौन बर्बाद हो जाए किसको कोई आइडिया नहीं था। हॉब्स बोलता है कि ये जो स्वार्थी लोगों ने जीवन की रक्षा, आत्मरक्षा के लिए एक एग्रीमेंट किया हॉब्स ने एग्रीमेंट किया, जिससे लेवियाथन का निर्माण हुआ। हॉब्स का राज्य है वो लेवियाथन का निर्माण हुआ, और यह लेवियाथन तब तक बना रहेगा जब तक यह लेवियाथन हर किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा, उसकी जो आत्मरक्षा है, हर किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा, उसकी आत्मरक्षा है वो करता रहेगा। ये हॉब्स का प्रिंसिपल आगे जाके कंप्लीट होता है। तो इस पर ग्लुकोन कहते हैं कि जो असक्त व्यक्ति हैं उनकी जो आवश्यकता है वो न्याय है, इसके अलावा न्याय कुछ भी नहीं है। लेकिन प्लेटो जो है, यानी कि सोक्रेटिस के माध्यम से प्लेटो हर किसी के इन तर्कों का खंडन करते जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। न्याय तो बाह्य चीज़ नहीं हो सकती, जैसा कोई बता रहा है कि शक्तिशाली का हित न्याय है, ऐसा न्याय नहीं हो सकता। न्याय तो एक आंतरिक होता है। न्याय एक आत्मा है, न्याय एक आत्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा की पुकार है। न्याय कृत्रिम निर्मित नहीं हो सकता। अब जो न्याय आंतरिक है, अंतरात्मा की आवाज़ है, वो झलक मिलती है प्लेटो की व्यक्ति में। प्लेटो कहता है आत्मा के जो 3 गुण होते हैं, जिनमें एक में होता है रीजन, और एक में होता है करेज, और एक में होता है एपेटाइट, यानी कि विवेक, साहस और संयम। ये तीनों आत्मा के गुण हैं, ये अंदर की चीज़ है। और जो अंदर की चीज़ में हर कोई व्यक्ति अपना एक गुण विशेष लिए परफेक्ट होता है, और उसको उसी क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए, और अन्य किसी कार्य में, यानी कि एक तो व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते रहना चाहिए, और दूसरा, ये तो व्यक्तिगत स्तर पे है, दूसरा जो न्याय है वो है सामाजिक स्तर पे, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो सिद्धांत था ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत था। अब देखते हैं, ये एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत दिया हुआ है। अब प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है वो मोस्टली यूँ मान के चलिए कि हस्तक्षेप नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए, तो ये कर्तव्य आधारित न्याय है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होगा कि वह दूसरे जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करे। वहीं जो आज मॉडर्न जस्टिस की जो अवधारणा है, वो ये यहाँ तो ये ड्यूटी बेस्ड है प्लेटो का न्याय, और वर्तमान जो है वो राइट्स बेस्ड है, यानी कि अधिकारों के सिद्धांत यहाँ प्रायिकता दिखाते हैं। आधुनिकता न्याय में जो राइट्स है उनकी रक्षा पर बल दिया गया है। आधुनिक जो है उसमें न्याय प्रणाली है, यानी कि आधुनिक जो न्याय की प्रणाली है उसमें अधिकारों की जो रक्षा की बात कही है। लेकिन प्लेटो कहीं ना कहीं ये जो तीनों क्लासेज हैं, इन तीनों क्लासेस में एक सामंजस्यता यानी इक्विलिब्रियम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो का न्याय है वो नैतिकता से संचालित हो रहा है दोस्तों, जबकि आधुनिक न्याय है वो रूल ऑफ लॉ से संचालित हो रहा है। प्लेटो कहते हैं मनुष्य है यानी व्यक्ति है वो नैतिक है, प्लेटो का मानना है। और वहीं प्लेटो का मानना है राज्य एक आंगिक संस्था है, आंगिक संस्था यानी राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो हम ये जो प्लेटो का जो राज्य है ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो प्लेटो के जो विचार हैं, जो वर्तमान में रूल ऑफ लॉ, मॉडर्न जो जस्टिस है उसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, इन सब चीज़ों से मैच नहीं करता। प्लेटो का न्याय ओनली किस पर आधारित है, जो है कर्तव्य पर आधारित। तो ये था दोस्तों हमारा प्लेटो का कंप्लीट एनालिसिस जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, आप चाहते हैं कि ये वीडियोस कंटिन्यू की जाएं, तो थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड विल कंटिन्यू। बाय बाय, सी यू।